हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उत्कर्ष श्रीवास्तव में। आज हम कवर करने वाले हैं हमारे चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो कहानी शुरू होती है हमारी वर्ल्ड वॉर 1 के साथ। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा सफर कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। एक्चुअली हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई थी, इंडिया के लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूट भर्ती किया गया था, जिसकी वजह से इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। और इसी गुस्से का इस्तेमाल किया था बाद में गांधी जी ने बड़े बड़े सत्याग्रह करने के लिए। तो बेसिकली ये तो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और इंडिया के लोगों के अंदर गुस्सा था। उसी टाइम पर होती है गांधी जी की भारत में एंट्री। गांधी जी भारत आते हैं जनवरी 1915 में, और उसके बाद वो भारत में आकर छोटे छोटे सत्याग्रह करते हैं सो दैट वो लोगों का सपोर्ट जीत पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बड़े बड़े सत्याग्रह में शामिल कर पाएँ। तो वो आते ही साथ 1916 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सत्याग्रह करते हैं। 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह करते हैं। और इन छोटे छोटे सत्याग्रह से वो बहुत सारा सपोर्ट गेन कर लेते हैं। सत्याग्रह का सिंपल मतलब था सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी कहते थे अगर आप किसी सच्चाई के लिए लड़ रहे हो तो आपको फिजिकल वायलेंस की ज़रूरत है नहीं, आप ऐसे भी जंग जीत जाओगे। ठीक है, तो गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए, लेकिन गांधी जी ने एक बहुत ही अलग प्रकार का सत्याग्रह किया था। वो किया था 1919 में, जब मान सकते हैं जब उस टाइम से, क्योंकि हमारे देश में बड़े बड़े सत्याग्रह होना स्टार्ट हो गए थे। 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था और इस रॉलेट एक्ट की वजह से हमारे भारत में एक सत्याग्रह हुआ। रॉलेट एक्ट क्या था? ब्रिटिश ने एक रॉलेट एक्ट पास किया था जो एक्ट कहता था कि ब्रिटिशर्स के पास पावर है कि वो हमारे इंडिया में हो रही किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ इंडिया के किसी भी बंदे को उठाकर जेल में डाल सकते हैं 2 साल तक के लिए विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट। गांधी जी ने इसका विरोध किया और ब्रिटिशर्स को बोला हम इसका विरोध करेंगे और इसके खिलाफ हड़ताल करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है आप कर लो, सत्याग्रह कर लो। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया। इनका सत्याग्रह थोड़ा पॉपुलर हो गया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक एक करके गांधी जी के लीडर्स को उठाना शुरू किया, कांग्रेस के लीडर्स को उठाना शुरू किया, जिससे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट में वायलेंस आ गया। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, जो ब्रिटिश की सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दी। मार्शल लॉ में क्या होता था, मार्शल लॉ का सिंपल मतलब है कि उस जगह का रूल पूरा मिलिट्री के हाथ में चला जाएगा, यानी जो मिलिट्री चाहे वैसा वो कर सकते हैं। तो अमृतसर में क्या हो गया था, 10 अप्रैल को मिलिट्री रूल लग गया। उसके बाद हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिससे पूरी तस्वीर ही बदल गई इंडियन हिस्ट्री की, वो था जालियांवाला बाग इंसिडेंट। तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट में हुआ क्या था, 13 अप्रैल को बेसिकली अमृतसर में वैसाखी का मेला लगा हुआ था। तो कई सारे लोग वैसाखी का मेला देखने को इकट्ठे हुए थे और कई सारे लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखा कि भाई मार्शल लॉ लगी हुई है, मिलिट्री का रूल है ही, क्या करते हैं अमृतसर में वैशाखी मेले पर जो जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए उन पर फायरिंग कर देते हैं। तो अमृतसर में क्या किया गया, जनरल डायर की लीडरशिप में इन्होंने ओपनली फायरिंग कर दी, लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित किया था, जिसकी वजह से गांधी जी को एंड में ये रॉलेट एक्ट वाला सत्याग्रह रोकना पड़ा था। उसके बाद गांधी जी को एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि अगर उनको बड़े से बड़ा सत्याग्रह करना है तो उनको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उनको देश के सभी लोगों को यूनाइट करना पड़ेगा, स्पेशली हिंदू और मुस्लिम्स को, जिनको यूनाइट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। लेकिन फिर गांधी जी को एक ऐसा इशू दिखता है जिसकी मदद से वो डिसाइड करते हैं कि वो मुस्लिम्स को हिंदू के साथ लाएंगे। वो इशू था खिलाफत का इशू। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, जो ओटोमन टर्की था वो हार गया था और ओटोमन टर्की के जो एम्परर थे, राजा थे, खलीफा, चारों तरफ से ये खबरें आ रही थी कि खलीफा पर और ओटोमन टर्की पर एक बहुत ही बुरा समझौता होने वाला है। और उसी को बचाने के लिए हमारे इंडिया में क्या किया गया था, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी मार्च 1919 में, जिसके लीडरशिप थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो गांधी जी गए इन अली ब्रदर्स से बात करने और इनको बोला कि देखो हम तुमको खिलाफत इशू पे सपोर्ट करेंगे अगर तुम हमारे बड़े सत्याग्रह में हमारी मदद करोगे। तो इसके लिए जो खिलाफत कमेटी वाले लोग थे वो भी एग्री हो गए। थोड़ी टेंशन हुई कांग्रेस के अंदर क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे मुस्लिम्स को साथ में लाना, लेकिन फिर वो लोग भी एग्री हो गए और डिसाइड किया गया कि अब क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह होगा। तो नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह शुरू होता है 1921 में। और अब हम देखेंगे कि वो शुरू कैसे हुआ, कैसे अलग अलग लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट कैसे किया। नंबर 1 थिंग कि सत्याग्रह का नाम नॉन कोऑपरेशन या असहयोगी क्यों रखा गया, सिंपल रीज़न था, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में इसलिए इस्टेब्लिश हो पाए क्योंकि हमने उनका कॉपरेशन किया, हमने उनका सहयोग किया। तो अगर हम उनका सहयोग नहीं करेंगे तो अपने आप वो उनका रूल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस मूवमेंट का नाम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा गया था। तो गांधी जी ने क्या किया था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। सबसे पहले किन से सपोर्ट मिला, मिडिल क्लास सोसाइटीज़ से मिला, जो टाउन्स में रहते थे। जो मिडिल क्लास सोसाइटीज़ थी उन्होंने इस मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए अपनी जॉब्स को छोड़ दिया, कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया, सारी चीज़ें कर दी और
और बहुत ही एक्टिवली सपोर्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया इस मूवमेंट से। शुरू में तो अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन धीरे धीरे मिडिल क्लास लोगों ने इस मूवमेंट से अपना हाथ खींचने लगे। उसके दो रीजन थे। पहला, गांधी जी ने बोला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम ब्रिटिश का कुछ भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया में खादी का इस्तेमाल हो रहा था और खादी बहुत महंगा होता था। तो ये जो मिडिल क्लास लोग थे, पुअर लोग थे, इसको खादी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने वापस से ब्रिटिशर्स के कपड़ों को अफोर्ड करना शुरू कर दिया, पहनना शुरू कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जिन लोगों ने ब्रिटिश की जॉब्स को छोड़ा था, अब उनके पास करने को कुछ नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस करने के लिए कोई इंडिया का कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो जिन लोगों ने अपनी जॉब्स एडमिशंस छोड़े थे, वो वापस से ब्रिटिश के पास चले गए, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास सोसाइटीज थी, वहाँ पर शुरू में तो गांधी जी को अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन बाद में अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो पुअर पीजेंट स्पेशली, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करना चाहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, लेकिन जो कांग्रेस थी उसने इन पुअर पीजेंट से दूरियां बनाए रखी थी। उसके दो रीज़न थे। दो रीज़न ये थे कि इनका हिस्ट्री बताती थी कि जो पीजेंट्स थे ये बड़े वायलेंस होते थे, वायलेंस वाले नेचर के होते थे, ये लोग मूवमेंट में वायलेंस ला देते थे, इसीलिए कांग्रेस ने इनसे दूरियां बना रखी थी। हुआ यूँ था कि अवध में जो पीजेंट्स थे, बाबा रामचंद्र जी की लीडरशिप में, इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी किसके खिलाफ? हाई रेवेन्यूज बैगर के खिलाफ। शुरू में तो इन्होंने लड़ाई अच्छी लड़ी थी, जिससे कांग्रेस खुश थी, लेकिन बाद में इन्होंने वही किया था, इन्होंने तालुकदार्स के घर को अटैक किया था, ब्रिटिश के घरों को अटैक किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस खुश हो गई थी। और सेम चीज अवध के पीजेंट्स ने की थी, सेम चीज अलोरी सीताराम राजू, ट्राइबल हिल्स, एक ट्राइब गुडेम हिल्स नाम से जगह थी, वहां के लोगों ने भी की थी। उन्होंने शुरू में तो अच्छे से सपोर्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी। वहां के जो लीडरशिप थे अलोरी सीताराम राजू, वो गांधी जी को बहुत मानते थे, वो गांधी जी की बातों को मानते थे, लेकिन वो गांधी जी की एक चीज नहीं मानते थे, वो थी नॉन वायलेंस की। वो कहते थे गांधी जी सब अच्छा करते हैं, बस एक चीज गलत बोलते हैं कि हमको नॉन वायलेंस वाला होना चाहिए। तो गुडेम हिल्स में भी यही सेम सीन हुआ था। जो पीजेंट्स थे उन्होंने जबरदस्ती ब्रिटिशर्स को अटैक किया था, उन्होंने उनके घर को लूटा था, मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से जो कांग्रेस थी उन्होंने पीजेंट से दूरी बनाए रखी थी। प्लांटेशन वर्कर्स का क्या केस था? जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, बेसिकली 1859 में एक एक्ट पास हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो कहता था कि जो भी बंदा प्लांटेशन गार्डन में काम कर रहा है वो विदाउट परमिशन अपना गार्डन छोड़कर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग एक ही जगह पर फंसे रह जाते थे गार्डन में। और जैसे इन प्लांटेशन वर्कर्स ने सुना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो इनको लगा भाई गांधी जी का राज आ रहा है, सबको अपनी अपनी जगह पे जमीन मिलेगी, तो ये लोग अपने सब गार्डन छोड़कर भाग गए। सब ये लोग जो भागे थे वो बाद में पकड़े भी गए, इनके साथ मारपीट भी हुई, सारी चीज़ें इनके साथ वैसी की वैसी हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। बाद में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ 1922 में, जिसका नाम था चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह पर रोक लगानी पड़ी। बेसिकली हुआ यूँ था कि चौरी चौरा जो जगह है गोरखपुर यूपी में, वहाँ पर एक आराम से रैली जा रही थी, जिस पर ब्रिटिश की पुलिस ने अटैक कर दिया था, जिसके बदले में इस रैली वाले लोगों ने भी पुलिस पर अटैक कर दिया था, पुलिस स्टेशन को जला तक दिया था, जिसकी वजह से गांधी जी को समझ में आ गया था कि अब इस सत्याग्रह में वायलेंस आ चुका है, हिंसा आ चुका है, और इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को रोक दिया था। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस पूरे चैप्टर में गांधी जी ने जिन जिन सत्याग्रह को रोका है उन सबके पीछे सिंपल एक रीज़न था कि मूवमेंट में वायलेंस आ गया था। तो अगर कुछ ना आए तो ये तो लिख ही सकते हो कि गांधी जी ने क्यों मूवमेंट रोका था। ठीक है, अभी मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। जब ये नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह खत्म हुआ तो दो चीज़ें हो गई थी। पहली चीज़ थी कि कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स चाहते थे कि अब वो और बड़ा मूवमेंट करें, लेकिन जो कुछ बड़े एक्सपीरियंस लीडर थे वो चाहते थे कि अब इन मूवमेंट को छोड़ो, इलेक्शंस में जाओ और इलेक्शंस में लेकर हम क्या करें, ब्रिटिश का विरोध करें। तो इससे कांग्रेस के अंदर टेंशंस क्रिएट हो गई। कुछ लोग चाहते थे बड़ा सत्याग्रह करें और कुछ लोग चाहते थे सत्याग्रह सबको छोड़ो, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करो, उसी के थ्रू ब्रिटिश का विरोध करो। तो ये पहली टेंशन थी। उसी टाइम पर एक और टेंशन क्रिएट की ब्रिटेन की सरकार, टोरी गवर्नमेंट ने। उसने क्या किया, एक साइमन कमीशन बना दी और बोला कि ये साइमन कमीशन क्या करेगी, भारत जाएगी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत की पॉलिसीज को रिव्यू करेगी और इसमें कोई सुधार होगा तो हमको बताएगी। तो इसमें दिक्कत ये थी साइमन कमीशन में कि साइमन कमीशन में जितने मेंबर्स बनाए गए थे वो सब मेंबर्स किसको बिलोंग करते थे, सब ब्रिटिशर्स थे, उनमें एक भी इंडियन नहीं था। अगर आप इंडिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उस कमेटी में इंडियन मेंबर्स तो रखो, जिसकी वजह से साइमन कमीशन जब भारत आई तो इसका बड़ा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा इनको नारों के साथ स्वागत किया गया, भाई गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। ये दो सिचुएशंस हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, जिससे इंडिया में बहुत ज़्यादा टेंशन्स का, तनाव का माहौल पैदा हो चुका था। तो उसी टाइम पर लॉर्ड इरविन, जो उस टाइम पर लॉर्ड इरविन थे, वो डिसाइड करता है इंडिया वाले लोगों को एक तरीके की लॉलीपॉप देने की। वो सोचता है कि हम क्या करेंगे, इंडिया के लीडर्स को बोलेंगे आप हमारे साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलो, वहाँ पर इन सब इशू को डिस्कस करो। मतलब वाह कितनी अच्छी बात है, आप इंडिया में वो इशू डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप लंदन ले जा रहे हो हमको वही सेम इशू को डिस्कस करने के लिए। तो उसने इंडिया के लोगों को बोला, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने बहुत ही समझदारी के साथ उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं
भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आने वाले हैं। इसकी वजह से क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी बहुत गुस्सा हो गए थे कि भाई तुम हमको लॉलीपॉप दे रहे हो, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे स्टेप लेंगे जिससे लोगों का अटेंशन कैच कर सके और बड़े से बड़ा सत्याग्रह कर सके। जिसको लेकर जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, 1929 में एक लाहौर सेशन कांग्रेस करते हैं। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में ये डिक्लेयर करते हैं कि अब से हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को हमेशा 26 जनवरी से क्या करेंगे, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। जबकि उस टाइम पर हमारा देश आज़ाद हुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि हम 26 जनवरी 1930 से हर साल 26 जनवरी को क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। उनको लगा था ये करने से उन जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और सब लोग बड़े से बड़े सत्याग्रह करने के लिए मोटिवेट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में सबकी नज़रें फिर गांधी जी की तरफ चली गई, क्योंकि गांधी जी को क्या था, एक्सपीरियंस था बड़े बड़े सत्याग्रह करने का। तो सबकी नज़रें गांधी जी की तरफ थी और गांधी जी डिसाइड करते कि अब अगला बड़ा सत्याग्रह क्या होगा। गांधी जी ने डिसाइड किया कि अगला बड़ा सत्याग्रह हम किसकी मदद से करेंगे, नमक की मदद से करेंगे, सॉल्ट की मदद से करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि सॉल्ट के टॉपिक को लेकर हम सत्याग्रह करेंगे। और सॉल्ट ही उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि उनका मानना था सॉल्ट के अंदर पावर है कि वो पूरे भारत को एक साथ ला सकता है, क्योंकि सॉल्ट सब लोग यूज़ करते हैं, अमीर हो गरीब हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, सब। इसीलिए उन्होंने सॉल्ट को एज अ सिंबल चुना मूवमेंट करने के लिए। बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सॉल्ट पर टैक्स लगाते थे। तो गांधी जी ने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को विसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा कि देखो भाई ये हमारी 11 डिमांड्स हैं, जिसमें से एक डिमांड है सॉल्ट टैक्स को हटा दो। अगर तुम इन डिमांड को पूरा कर दोगे तो हम कोई सत्याग्रह नहीं करेंगे, और अगर तुम इन डिमांड को पूरा नहीं करोगे तो हम सत्याग्रह करेंगे। विसरॉय इरविन ने इन लोगों को हल्के में ले लिया, बोला आपको जो करना है कर लो। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, सॉल्ट मार्च करेंगे, दांडी मार्च करेंगे। जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, अपने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू करते हैं अपने 78 वॉलंटियर्स साथ, लोगों के साथ, और 24 दिन तक यात्रा में चलते हैं। और जिसके बाद वो पहुंचते हैं दांडी 6 अप्रैल को, और वहां पर जाकर वो क्या करते हैं, 6 अप्रैल को वहां पर जाकर वो सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। दांडी में जाकर उबलते हुए पानी से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। और उसी दिन से शुरू हो जाता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की खास बात ये थी कि गांधी जी ने इस मूवमेंट में बोला था कि हम सबको क्या करना है, हम सबको ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई लॉज को तोड़ना है। तो सब लोगों ने एक एक करके, जैसे गांधी जी को देखा लॉज तोड़ते हुए, सब लोगों ने एक एक करके गांधी जी की ब्रिटिश की लॉज को तोड़ना शुरू कर दिया। जिसके बदले में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। अब्दुल गफ्फार खान को जब अरेस्ट किया गया था तो अमृतसर में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ था, पेशावर की गलियों में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा है जब खुद गांधी जी को ही अरेस्ट कर लिया गया, और जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो मूवमेंट में कोई डायरेक्शन देने वाला रहा ही नहीं, जिसकी वजह से गांधी जी को मजबूरी में क्या करना पड़ा, मजबूरी में जो इरविन था उसके साथ एक समझौता साइन करना पड़ा, जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। उस समझौते में ये साइन किया गया था कि इरविन ने बोला था कि हम एक काम करेंगे, हम आपके जितने भी लीडर्स को हमने अरेस्ट कर रखा है उन सबको छोड़ देंगे, बदले में गांधी जी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और जो भी चीज़ें हैं इस मूवमेंट को रोकना पड़ेगा। तो गांधी जी एग्री कर गए, क्योंकि भाई उस टाइम पर लीडर्स जरूरी थे, उनका निकलना जरूरी था। तो गांधी जी जाते हैं किसमें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उनको लगा था उससे कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन वहां से वापस आते हैं डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और यहाँ आकर देखते हैं कि इरविन ने अपना वादा नहीं निभाया है, इरविन ने अभी भी जेल में रख रखा है लोगों को, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। तो गांधी जी अगेन डिसाइड करते हैं कि 1932 में वो क्या करते हैं, फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देते हैं। लेकिन अब जब ये मूवमेंट लॉन्च होता है तो लोग इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से गांधी जी का ये मूवमेंट 1934 तक धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। अगेन इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सिंपल सी इक्वेशन है, जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, सिंपली कह सकते हैं जो अमीर अमीर किसान हुआ करते थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। अमीर किसान में आते थे जाट्स और पाटीदार्स, उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ही बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। और उनके पार्टिसिपेट करने का सिंपल रीज़न था कि उनकी लड़ाई थी हाई रेवेन्यू के खिलाफ। ब्रिटिश वाले उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेते थे और वो चाहते थे इस रेवेन्यू को कम किया जाए, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत ही बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार 1932 में रोका गया तो वो लोग बड़े डिसअपॉइंटेड फील हुए और उन्होंने कहा कि अब जब ये फिर से स्टार्ट होगा तो हम इसको इतना कुछ खास सपोर्ट नहीं करेंगे। तो रिच पीजेंट्स ने बहुत ही बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को। जो पुअर पीजेंट्स थे वो लोग सपोर्ट तो करना चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, लेकिन कांग्रेस ने उनसे दूरी बनाए रखी थी। उसके दो रीज़न थे। पुअर पीजेंट्स की हिस्ट्री बताती थी कि ये लोग बड़े वायलेंस वाले नेचर के होते थे, ये लोग मूवमेंट में वायलेंस ला देते थे। और दूसरी चीज़, जो पुअर पीजेंट्स थे वो चाहते थे नो रेंट कैंपेन करना, यानी कि वो चाहते थे रेवेन्यू रेंट को खत्म ही कर दिया जाए, और कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। इसीलिए पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं रहे और उन्होंने इस मूवमेंट में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तीसरे जो थे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स, इन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके क्या रीज़न थे सपोर्ट करने के? उनके रीज़न बहुत ही सिंपल थे। बेसिकली ब्रिटिश ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना रखी थी जो इनको अपना बिजनेस फैलाने से रोक रही थी, और इन्हीं का विरोध करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश का विरोध करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बेसिकली ये जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की इस मूवमेंट में, और साथ ही साथ खुद को ऑर्गेनाइज किया, खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जैसे 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस, जो 1920 में बनाई थी। फिक्की को बनाया था इन्होंने 1927 में। और ये लोग भी बहुत डिसअपॉइंटेड हुए जब पहली बार इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोका गया, इसीलिए जब फिर से मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कुछ खास सपोर्ट नहीं दिखाया। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इस मूवमेंट से दूरी बनाए रखी थी। सिर्फ कुछ कुछ जगहों पर, कानपुर में या कुछ कुछ जगहों पर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, बाकी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी इस मूवमेंट में सपोर्ट नहीं किया था। तो सिंपल है, रिच पीजेंट्स ने किया, पुअर पीजेंट्स ने नहीं किया, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े मर्चेंट्स ने किया, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने नहीं किया सपोर्ट। सिंपल था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि इस मूवमेंट की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किन किन लोगों तक नहीं पहुंच पाया या किन किन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। नंबर 1 थे डिप्रेस्ड क्लास या ऑप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास में वो लोग आते थे जिनको हम जनरली दलित्स बोलते थे, और कांग्रेस जो थी वो दलित्स के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो दलित्स के साथ रिश्ते अच्छे करेंगे तो उस कांग्रेस के अंदर जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, वो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। लेकिन जब गांधी जी आए उन्होंने इस फिलॉसफी को बदला। उन्होंने कहा आज़ादी तब तक नहीं आएगी जब तक हम इन दलित्स को इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, दलित्स के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। दलित्स जो काम करते थे वो काम उन्होंने खुद से किया। उन्होंने खुद से जाकर टॉयलेट्स को क्लीन किया, सो दैट वो दलित्स को इक्वालिटी दिला सके। और दलित्स क्या चाहते थे, दलित्स कहते थे कि अभी ये सब हो रहा है क्योंकि अभी मूवमेंट चल रहा है, हमको तो चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। इसीलिए दलित्स चाहते थे रिजर्वेशंस, और कांग्रेस नहीं देना चाहती थी रिजर्वेशंस, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर रिजर्वेशंस दे देंगे तो देश को इंटीग्रेट करने में दिक्कत होगी। तो इस वजह से क्या था, कांग्रेस और गांधी जी और दलित्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहे, और दलित्स ने इस मूवमेंट से दूरी बनाए रखी। बाद में चलकर ये हुआ था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक समझौता साइन किया था, जिसको हम पूना पैक्ट ऑफ 1932 बोलते हैं, जिसमें गांधी जी मान गए थे इनको रिजर्वेशंस देने को। बस उन्होंने ये बोला था कि हम आपको रिजर्वेशंस तो दे देंगे, आपको इस सीट पर रिजर्वेशन दे देंगे, लेकिन आपकी वोटिंग उसी तरीके से होगी जैसी किसी एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए होती है। और मेन रीजन बेसिकली अगर मैं पूछूं क्या था दलित्स और कांग्रेस का आपस में दूर दूर रहने का या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूर रहने का, पहला रीजन था कि कहीं अपर कास्ट हिंदू ऑफेंड ना हो जाए, और दूसरा कांग्रेस नहीं चाहती थी रिजर्वेशंस को देना। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप था जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने दूरी बना रखी थी वो था मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स ने देखा था कि जब से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ है, जो कांग्रेस थी वो ज़्यादातर हिंदू ग्रुप्स के साथ जुड़ती चली जा रही थी, जैसे हिंदू महासभा एंड ऑल। तो मुस्लिम्स अपने आप इस मूवमेंट से दूर हो गए, और जब इन्होंने देखा कि जो कांग्रेस है वो चाहती है उनके सपोर्ट को गेन करना, तो इन्होंने भी वही डिमांड रखी जो दलित्स ने रखी थी। इन्होंने बोला हमको भी रिजर्वेशंस चाहिए। शुरुआत में तो हमको लगा एक तरीके से कि ठीक है, हो सकता है रिजर्वेशंस मिल जाएंगे, कुछ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ वर्क कर जाएगा। लेकिन बाद में प्रॉब्लम आई जब 1928 में हिंदू महासभा के लीडर एम.आर. जयकर ने क्लियरली बोला कि आपको सपोर्ट करना है तो करो या ना करो, हम आपको रिजर्वेशंस नहीं देंगे। और इसके बाद से क्या हुआ, जो मुस्लिम्स थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इनके बीच में दूरी बनी रही। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। तो वो कौन दो ग्रुप्स थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कांग्रेस से दूरी बनाए रखी थी? पहला था दलित्स का और दूसरा था हमारा मुस्लिम्स का। ठीक है, अभी आते हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक पर, दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में बेसिकली हम बात करते हैं कुछ उन तरीकों के बारे में जिनकी मदद से नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड किया जाता है, देश प्रेम की फीलिंग को स्प्रेड किया जाता है। जैसे था वंदे मातरम करके, जिसको उनकी नोवेल आनंद मठ में भी जोड़ा गया है। वो गीत जो था वो बहुत ज़्यादा गाया गया जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ। इससे भी क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। नटेशा शास्त्री ने भी एक प्रॉपर बुक पब्लिश की थी, द फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, इंडिया की लोक कथाओं के बारे में, लोक कहानियों के बारे में बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो देश का असली साहित्य है, जो ट्रू कल्चर है, वो इन फॉकलोर्स और फॉक स्टोरीज़ में ही मिलता है, इन लोक कथाओं, इन लोक कहानियों में ही मिलता है। साथ ही साथ कई प्रकार के फ्लैग्स को भी क्रिएट किया गया था। जैसे जब बंगाल में मूवमेंट चल रहा था तो एक फ्लैग बनाया गया था, ट्राई कलर फ्लैग, जिसमें 8 कमल रखे गए थे, 8 लोटस रखे गए थे और एक मून को रखा गया था। जो 8 लोटस थे वो किसको रिप्रेजेंट करते थे? वो रिप्रेजेंट करते थे 8 ब्रिटिश की प्रोविंसेस को, और जो एक क्रीसेंट मून था वो किसको रिप्रेजेंट करता था? वो हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया था जिसके अंदर एक सेल्फ हेल्प का सिंबल था। वो सिंबल कौन सा था? वो सिंबल था चरखा का। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। एंड ये तो चैप्टर का डी एंड हो गया है, मुझे पता नहीं चला कब डी एंड हो गया। आई थिंक सो वीडियो बहुत छोटी रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ाई करो, जो दिक्कत आए मुझको टेलीग्राम पर मैसेज करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू।